नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि सभा में महंतों को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर्किट हाउस के पास विकसित दिग्विजय नाथ पार्क में स्थापित महंत दिग्विजय नाथ की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा म्यूरल पेंटिंग के जरिए महंत दिग्विजय नाथ की जीवन यात्रा को चित्रित करने वाली पेंटिंग का भी अनावरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा का बीजेपी ने विधिवत आगाज कर दिया। आपको बता दें कि सूबे की सत्ता में वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी टीम के साथ प्रदेश की सत्ता और संगठन के प्रमुख चेहरों संग बैठक जारी रखी हुई है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों की सियासी जंग फतह करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस बैठक में पार्टी के मौजूदा कार्यक्रमों और अभियानों पर चर्चा के साथ ही क्षेत्रों में संगठन प्रभारियों की तर्ज पर चुनाव प्रभारियों को भी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई है। पार्टी अब आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति भी बना रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठनात्मक बैठक कर पार्टी को मजबूत करने में लगी है। तो वही आज धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, वो 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे थे। कल देर शाम 2 घंटे चली इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित चलिए, एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि अविनाश हमारे साथ जुड़ सके। अविनाश, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आवाज अपनी बात आप पूरी कर लें। जी, 4 महीने का वक्त बचा है। 2022 विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि संगठनात्मक बैठक के जरिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको और अपने संगठन के जो मंत्री उनके साथ बैठक करके उसके तो पूरी तरीके से मजबूत किया जा सके। तो वही आज यूपी के जो प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, वो 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे। कल भी देर शाम 2 घंटे की संगठनात्मक बैठक चली, जिसमें कई सारे अहम निर्णय लिए गए। अभी उनको साफ तौर पे आज ही जो 2 घंटे की आज भी बैठक चली थी, इसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल रहे थे कि किस तरह से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को कैसे संगठनात्मक बैठक के जरिए उसको मजबूत किया जा सके, क्योंकि 2022 विधानसभा महज 4 महीने बचे हैं चुनाव। बहुत शुक्रिया अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं, उनके बीच में रायशुमारी का दौर बदस्तूर जारी है और एक कोशिश है कि किसी बेहतर निष्कर्ष पर निकला जा सके, और कैंडिडेट्स की खोज भी लगातार इन्हीं बैठकों के दौरान देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। इसी पूरे मामले में पुलिस ने महंत के शिष्य आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को हिरासत में लिया। संदीप तिवारी की आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज के सामने पेशी हुई। संदीप तिवारी पर भी नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है। संदीप तिवारी के अलावा आद्या तिवारी और आनंद गिरी पर भी नरेंद्र गिरी को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज किया गया है। भारत की आजादी के 74 साल की सफल यात्रा और 75 साल में प्रवेश के अवसर पर
वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसमें भारत में सभी सरकारी विभाग, सभी फोर्सेस को साल पर चलने वाले आजादी के उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से 15 सदस्यीय साइकिल यात्रा की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। साइकिल रैली ग्वालियर, धौलपुर, टेकनपुर, आगरा होते हुए दिल्ली के राजघाट पर साइकिल यात्रा का समापन होगा। तो वहीं राजघाट दिल्ली में साइकिल यात्रा का गृह मंत्री की ओर से स्वागत भी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महोबा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में गाय, गंगा और सड़कों में गड्ढे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पिछले 4.5 सालों में बर्बाद कर दिए गए और समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इसमें सड़कों पे गड्ढे, पूरा हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किया इन्होंने। गड्ढा मुक्ति के नाम पर हजारों करोड़ पिछले 4.5 साल में निकाले जा चुके हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के गड्ढे नहीं भर पाई ये सरकार। गंगा मैया को साफ नहीं कर पाए, और जो नदियां खुद रही थी, तालाब खुद रहे थे, नाम तो बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नया काम नहीं सरकार कर पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी सीटें ला रहे हैं? 400 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग और रहे ये हैं। देखिए, साथी सही कह रहा है कि किस पे भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना। उस साथी को बताओ, जब आवास में भ्रष्टाचार, शौचालय में पानी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाए, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस भाग रही है, भगौड़ा हो गई पुलिस भगौड़ा हो गई। कोई उम्मीद कर सकता है आईपीएस भगौड़ा गया? मुख्यमंत्री जी किस मुंह से कहने कानून व्यवस्था बेहतर है? सर, आपके शासनकाल में डायल 100 और 108 एम्बुलेंस चलाई गई थी। आज योगी जी को समझ में नहीं आता कि डायल 100 कैसे चलती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और कहा, झूठ का डबल इंजन दौड़ाने वाले मुख्यमंत्री के मुंह पर आरबीआई का जोरदार तमाचा। बीजेपी सरकार में यूपी में प्रति व्यक्ति आय विकास दर सपा सरकार के मुकाबले घटकर आधी हो गई है। आरबीआई के हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2020-21 ने बता दिया है। अब कहां मुंह छिपाएंगे मुख्यमंत्री? तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन वाली सरकार के बयान पर तंज कसा। मायावती ने सिलसिलेवार 2 ट्वीट करते हुए कहा, यूपी के लोगों की बदहाली है, यहां के करोड़ों लोगों के गरीब और पिछड़े बने रहने संबंधी रिजर्व बैंक से आम धारणा को प्रमाणित करते हुए भाजपा के विकास के हवाई दावे। यूपी चुनाव से पहले यहां भाजपा के विकास के दावों के खोखले होने का जो चर्चा है वो आम हो चला है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 27 और 28 सितंबर को मेरठ में रहेंगी। मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है, लेकिन उससे पहले वो जिला महिला कारागार में महिला कैदियों से मिलने वाली हैं। वृद्धाश्रम जाएंगी और औघड़नाथ मंदिर में भी दर्शन करके एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मेरठ आने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि राज्यपाल मेरठ में 2 दिन रहेंगी। सूत्रों की माने तो अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक राज्यपाल 27 सितंबर को दोपहर के बाद मेरठ पहुंचेंगी। पहले दिन वो जिला महिला कारागार पहुंचकर महिला बंदियों से बात भी करेंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 24 सितंबर को गाजीपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अति पिछड़ा महासम्मेलन समारोह में भाग लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद करीबन 2:30 बजे जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल पर
गंगा जल छिड़कने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 21 सितंबर को मुखिया योगी आदित्यनाथ संभल जनपद में 275 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए आए थे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर मां कैला देवी प्रांगण में उतरा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मां कैला देवी का दर्शन किए बिना ही वापस चले गए। इससे नाराज सपा कार्यकर्ता ने जहां सीएम योगी ने सभा की थी वहां पर गंगा जल छिड़ककर उसे कथित रूप से शुद्ध किया। इस पूरे मामले में युवजन सभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के हिसाब से आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505 के तहत बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। राजधानी के गोसाईगंज में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल ने मिशन 2022 को लेकर लोगों को संबोधित किया। तो वहीं हमारे संवाददाता ने नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत भी इस दौरान करी है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी पटेल जी मौजूद हैं। आज आप जो है पटेल समाज नौजवान की यात्रा कर रहे हैं और प्रदेश में आज यात्रा का अंतिम चरण भी लग रहा है। ऐसे में जो भाजपा के अनुप्रिया पटेल वो भी दावा करें कि पटेल समाज को अपने पाले में लाने की कवायद कर रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो पटेल समाज है वो कितनी बड़े संख्या में आपके साथ जुड़ रहा है? आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और अखंड भारत के प्रणेता थे, उन्होंने आजादी के पहले किसानों को लामबंद करके इस देश की आजादी किसानों के द्वारा दिलाई और आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के किसानों के नेता, जवानों के नेता, इसे जात से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी किसानों की बदहाली और नौजवानों की परेशानी को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाला है और इस किसान पटेल नौजवान यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों में जनजागरण और नौजवानों में जनजागरण का काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप लगातार किसानों की बात बता रहे हैं, भाजपा अपने 4.5 साल की उपलब्धियां गिना रही है, वो कह रही प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह में सब सही चल रहा है, जुमलेबाजी चल रही है, हवाई बातें हो रही हैं और वादा खिलाफी हो रही है। इसीलिए तो किसान सड़क में आ गया, नौजवान सड़क में आ गया। लाखों की संख्या में किसान नौजवान सड़क में है। न किसान की फसल का मूल्य मिल रहा है, न नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है और भाजपा को हवाई बातें, झूठी बातें करने में आनंद आ रहा है। अभी 2022 में पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल थे, जो कहीं न कहीं जनता टीवी के सवालों का गोलमाल जवाब देते नजर आए। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने दावा किया है कि उत्तराखंड की राजनीति में अगले 15 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। गोंदियाल ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सबको कांग्रेस में शामिल करें। हम अपनी पार्टी के नेताओं का हित देख करके ही आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता 5 साल से बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं और स्थानीय जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत बीजेपी के कई नेताओं को पार्टी में शामिल करने की रणनीति बना रही है। हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने कहा कि जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से ये जरूरी नहीं है कि हम सब को कांग्रेस में शामिल करें। हमारे कांग्रेस के जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी कुनीतियों के खिलाफ और उस क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में हमेशा 5 साल तक उनके साथ खड़े रहे, तो उनके हितों को भी देखा जाएगा, उनके हितों के साथ भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर ऐसी आवश्यकता है तो हमारे संपर्क में है और निश्चित रूप में इस 15 दिन के बाद आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, 2 सवाल मेरे सीधे हैं। पहला सवाल, गणेश गोंदियाल की जो भाव भंगिमा है वो कुछ और बयां कर रही है और उनकी जुबान से कुछ और निकल रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उनके पक्ष में है या फिर ये कह सकते हैं कि उनके संपर्क में है, लेकिन जो उनके हाव भाव है
वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो दल बदल को लेकर काफी सख्ते में है उत्तराखंड कांग्रेस, क्योंकि भाजपा ने बाजी मारते बड़ा झटका उत्तराखंड कांग्रेस को दिया है कि पुरोला के जो विधायक थे राजकुमार, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चिंता की लकीरें भाजपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस के माथे पर खींचने का काम जरूर किया है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भले ही इस बात को कह रहे हों कि कई बड़े नेता उनके संपर्क में है, और एक तरफ वो ये बात भी कह रहे हैं कि उनकी जो कमेटी एक तय की गई है, कमेटी डिसाइड करेगी किन लोगों को लेना है किन को नहीं लेना है। और जिस तरह से एक मौजूदा जो धरातल पर एक आधार देखा जाएगा जो उनके अपने नेता है, उसके बाद ही ये तैयारी की जाएगी कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन साफ तौर पर 15 दिन का एक बात कही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि 15 दिन के भीतर एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिलेगा कि भाजपा से कौन लोग आता है। जो बड़े चेहरे भाजपा की तरफ से शामिल होने का जिक्र जिनका बार बार किया जा रहा है, हालांकि नाम का खुलासा कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है, तो कौन वो चेहरे होंगे जो 15 दिन के भीतर कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या ये वो लोग हैं जो भाजपा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके टिकट कटना तय माना जा रहा है, या ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और कांग्रेस में वापसी करना चाह रहे हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष को जिनका जवाब देना होगा। अजीत, तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं इस समय, मेरे ख्याल में वो ये भी समझना चाहेंगे, गणेश गोंदियाल पहले भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं, हालांकि प्रीतम सिंह और तमाम जो उच्च नेतृत्व के नेता हैं उन्होंने इस बात को खारिज भी किया है, और आपसी कला भी इन तमाम मुद्दों पर देखने को मिली है। क्या एक बार फिर से गणेश गोंदियाल किसी तरह के बयानबाजी का शिकार तो नहीं होने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी के अंदर की अंतर कला का फायदा कांग्रेस को हो सकता है? क्या कहीं से नजर आ रहा है दूर दूर तक ये? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अब बेहद ही कम समय बचा है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से दल बदल यहाँ पर काफी तेजी के साथ हुआ है, हालांकि बीजेपी इसमें फ्रंटलाइन पर है, 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं वो इतने बड़े चेहरे नहीं है कि उनसे किसी तरह का राजनीतिक फर्क पड़ता हुआ नजर आया हो। कांग्रेस की तरफ से केवल बयानबाजी यहाँ पर हो रही है कि बड़े चेहरे हमारे संपर्क में हैं और वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि किस तरह से वो लोग दामन थामते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं संपर्क में जरूर है, लेकिन कई तरह की रीति नीति है कांग्रेस की जिसके बाद ही कोई संपर्क में है वो शामिल हो सकता है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया है कि कमेटी तमाम पहलुओं को देखेगी, उसके बाद ही लोगों की एंट्री उत्तराखंड कांग्रेस में होगी। अब ये वो कौन लोग हैं, इनका खुलासा ना तो कांग्रेस कर पा रही है, ना ही बीजेपी के इस तरह के सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो सवाल बड़े हैं, इनको लेकर खुद कांग्रेस को जवाब देना होगा और संतुष्ट करना होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अजीत मेरा आपसे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से गणेश गोंदियाल ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल हो चुके हैं और लगभग तय इनको माना जा रहा है, उसके बाद गणेश गोंदियाल घिरते हुए नजर आए थे। क्या उस एक पर्टिकुलर बयान के बाद ऐसा नहीं लगता गणेश गोंदियाल के बयान से कि बहुत संभल कर बयान देते हैं, वो बहुत डरा हुआ उनका बयान रहता है कि कहीं मैं ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? बिल्कुल, अगर गणेश गोंदियाल की बात की जाए तो नई उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और सीधे तौर पर एक चुनौती उनको मिल चुकी है 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी कराना। और ऐसे में अगर कोई भी बयान वो देते हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो उसके काफी मायने होते हैं। जिस तरह का आपने जिक्र किया, पिछले दिनों उनका एक बयान आया है कि 38 टिकट उनकी तरफ से फाइनल कर दिए गए हैं 70 विधानसभा क्षेत्रों के। तो कहीं ना कहीं उसके बाद खुद नेता प्रतिपक्ष ने बात कही थी, खुलकर सामने आते कि अभी तक सीएलपी की बैठक नहीं हुई, टिकट्स का कोई तय नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, कैसे टिकट फाइनल किए जा सकते हैं। और उसके तुरंत बाद ही राजकुमार जो पुरोला के विधायक थे वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब कैसा उनका टिकट का मैनेजमेंट था कि एक विधायक तुरंत अगले ही दिन कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी है जिनके सवाल ना तो कांग्रेस अध्यक्ष के पास है, ना किसी और मंत्री या संगठन के पास। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अध्यक्ष संभल के अब अपने सवालों के जवाब जरूर दे रहे हैं। हालांकि दल बदल काफी तेजी के साथ उत्तराखंड में होने लगा है, कई विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो कई भाजपा के नेता ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जिनके मन में खटास है संगठन को लेकर और वो कांग्रेस में शामिल होने का मन भी बना रहे हैं। हालांकि खुलकर अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि भाजपा के कौन वो विधायक हैं जो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कौन से वो बड़े चेहरे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बयान जरूर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन तमाम लोगों का जिक्र कांग्रेस कर रही है वो आखिरकार कितने बड़े रसूख के हैं, क्या इतने बड़ा रसूख उनका है कि बीजेपी को झटका वाकई में महसूस होगा उनके पार्टी शिफ्ट करने से? बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अक्टूबर के महीने में
बीजेपी जो है उसके शीर्ष नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का दौरा अक्टूबर में संभावित है। यहां काम का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से एक टीम केदारनाथ पहुंची। बताया जा रहा है कि 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे और पीएम मोदी 2 या 14 अक्टूबर में से किसी एक दिन प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। तो वहीं बताया यह भी जा रहा है कि 9 नवंबर में राज्य स्थापना दिवस पर पीएम का दौरा लगभग तय है। इस दौरान 1 लाख लोगों की रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले 2 महीनों में उत्तराखंड के कार्यक्रम है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों के साथ साथ संगठन के कार्यक्रम उनके हैं और संगठन की विभिन्न प्रकार की बैठकें प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की और आगामी जो चुनाव है उनके मद्देनजर जो आवश्यक बैठकें हैं वो सभी बैठकें उनके द्वारा ली जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम नवंबर के महीने में हम लोग करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्र होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे। प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी अब सभी 70 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी योजना यात्रा निकालने जा रही है। तो वहीं आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि जो रोजगार के वादे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं और अब प्रदेश सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा को चलाया जाएगा, जो 70 दिन चलेगी। बताया यह भी जा रहा है कि 25 सितंबर से यात्रा का आगाज नैनीताल विधानसभा से शुरू होगा और 3 अक्टूबर तक यात्रा चलेगी। ये अभी इस जो रोजगार की गारंटी हमने दी है उसका फर्स्ट फेज है, जिसके अंदर रोजगार गारंटी यात्रा को हम निकाल रहे हैं। कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में 70 दिन ये यात्रा चलेगी। इसका आगाज हम नैनीताल से करेंगे। नैनीताल से लेके ये रोज एक दिन एक विधानसभा में पूरी तरह से ये जो यात्रा है वो चलेगी। हम इसमें ये चाहते हैं कि जो वहाँ के युवा हैं, जो उद्यमी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनसे बातचीत की जाए और ये देखा जाए कि विधानसभा वाइज कौन सी ऐसी सिटियां हैं जहाँ पर कि रोजगार के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, रोजगार किस तरीके से जनरेट हो सकता है। और इसको लेके हम सारी विधानसभाओं में जाएंगे और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं रोजगार को लेके। जरूरत है केवल उस विषय पे ईमानदारी के साथ काम करने की, ईमानदार सरकार लाने की। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।